अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट फ़हमीना अरशद और लेके आई हूं अपना प्रोग्राम जो कि एक ख़ास शो है ईद उल अज़हा के हवाले से। और ख़ास मौका है ईद का, तो हम क्यों ना आपके लिए कुछ ख़ास करते। तो प्रोग्राम तो वही है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ रखेंगे। आज बात करेंगे हम ईद उल अज़हा के हवाले से, और तमाम हमारे मुसलमान भाई पूरी दुनिया में जो है वो ईद उल अज़हा मना रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी मना रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ कुछ बातें करने के लिए। और ईद उल अज़हा का पैगाम कुर्बानी है। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी है कुर्बानी का सफ़र। और जनाब, कुर्बानी का सफ़र की जब बात हो और बात हो कुर्बानी की, तो अहकाम इलाही जो हमें दिया गया है, जो हुक्म इलाही है कुर्बानी के हवाले से, उसको हम पूरा करते हैं और तारीख़ दोहराते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। वो सब बातें आप सभी को पता है, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आजकल के हवाले से जो लोग भी इस ईद सईद को मना रहे हैं और कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, यकीनन ऐसे वक्त के ऊपर आप उन लोगों को भी याद रखिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इस फ़रीज़े को अंजाम नहीं दे सकते, या कासिर हैं या मजबूर हैं या किसी भी वजह से। तो ऐसे मौके के ऊपर उन लोगों को ज़रूर याद रखिए। यकीन मानिए आपकी ईद का सुरूर जो है वो बढ़ जाएगा। सवाब तो अल्लाह ताला का देने का काम है, लेकिन खुशी आप ज़रूर महसूस करेंगे उन लोगों की मदद करके जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो जनाब, ईद उल अज़हा का खुसूसी मौका है, खुसूसी शो है। आप लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं अपने अपने पसंदीदा चैनल्स के ऊपर, और इसके अलावा हमें सुन रहे हैं अपने पसंदीदा रेडियो FM 88.6 पर। मौके के हवाले से और मुनासबत से आज जो है वो हमने आपके लिए एक ऐसे मेहमान को मुंतखब किया है जो यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और ऐसी रेसिपीज़ आपको बताएंगे। कहते हैं कि ईद उल फितर मीठी ईद होती है और उसमें मीठो वीठो का ज़रा ज़्यादा ज़ोर होता है, और ईद उल अज़हा यानी बकर ईद जिसे आम तौर पर कहा जाता है, इस मौके के ऊपर लोग मशगूल होते हैं खाने बनाने में, और ज़्यादातर पकवान जो है वो गोश्त से बनाए जाते हैं। तो इस हवाले से आज हमने एक शेफ़ आपके लिए बुलाए हैं और जो आपको बताएंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स गोश्त के पकवान के हवाले से। कुछ रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वो आखिर शेफ़ बने कैसे, यानी इस तरफ आए कैसे। ज़्यादातर खाने पकाने का शोबा जो है वो ख़वातीन ने संभाला हुआ होता है, लेकिन अगर कोई मर्द जो है वो इस शोबे में आता है तो यकीनन उसके पीछे उनकी कोई ना कोई ख्वाहिश या उनकी दिलचस्पी ज़रूर रही होगी। तो बात करते हैं उनसे आपके लिए। पहले आप उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वक़ास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मौके के ऊपर वक्त निकाल के आए। आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मजबूत मसरूफ सॉरी शेड्यूल बहुत टाइट है। बहुत शेड्यूल टाइट है। ऐसा ही आज के दिन तो हर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ही मसरूफ होता है, लेकिन ऐसा ही आप है। आए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो पहले तो हमें आप ये बताइए कि आप जो है वो एक शेफ़ हैं, बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह। अमूमन खाना पकाने का जो सिलसिला होता है या काम होते हैं वो ख़वातीन से ऐसा ही मंसूब किए जाते ऐसा हैं। ही ऐसा ही है। आप इस तरफ आए क्यों? मैं इस तरफ क्यों आया, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, बेसिकली शौक, शौक। मेरा पैशन था। अच्छा बेसिकली मेरे अपनी अगर फैमिली में देखा जाए तो मेरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं है। अच्छा सब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। इवन कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। अच्छा तो मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कोई भी इस फील्ड में नहीं है, तो मेरे यहाँ कोई इस फील्ड को अच्छा समझता नहीं था। अच्छा तो वो जब मैंने ये काम स्टार्ट, हालांकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की अपनी, तो अच्छा। मेरा जो इंटर था वो मेरा मेडिकल से था, मैट्रिक मेरा मेडिकल से था। तो हुआ कि जब मुझे शौक था, मैंने कहा इस फील्ड को ज्वाइन करना है। तो खैर घर वालों से ज़रा नोक झोंक हुई, सब कुछ हुआ, पर घर वाले राज़ी नहीं थे। कहते थे नहीं यार, ये काम कोई मर्दों को थोड़ी अच्छा लगता है, ये तो ख़वातीन का काम है, चूल्हा हांडी करना, ये है वो है। बहुत डिस्करेज किया। बट ये कि मेरे फादर एक बात कहा करते थे, बेटा कि सबकी सुन लो, पर जो आपके अंदर जो आपका शौक़ है ना उसको मरने मत देना। तो मुझे अपने वालिद साहब की बात एक दिमाग में क्लिक कर गई। मैंने कहा नहीं, अपना शौक़ पूरा करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता करके मैं करता रहता है। हर चीज़ में एक टाइम लगता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये कि इस फील्ड को अपनाया, करते 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 आज स्टेज पे आ गए कि आज डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट
जगहों पे जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज तो फिर पैदा हो जाती है ना, वो आपका देखिए वक्त के शौक है। साथ साथ। बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ कि अपने व्यूवर्स को भी कहूँगा कि देखिए अगर आपको जिस चीज़ का शौक है ना उसको करें। अब हमारे यहाँ क्या है, किसी को पेंटिंग का शौक है ना, उसको उसमें आने नहीं देंगे, यार उसमें स्कोप ही नहीं है। आप चंद पैसे कम कमा लो, बट आपका जो पैशन है वो लाइफ क्योंकि एक दफ़ा मिली नहीं, है। आपका शौक अगर आपका जो है वो पेशा डेफिनेटली होता है तो वो डेफिनेटली। उससे ज्यादा खुशी की बात कोई बट ये नहीं कि होती है। आप ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं इस फील्ड में आया, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया, जब मैं चैनल्स की तरफ आया तो वाकई में मेरी फैमिली ने बोला कि नहीं यार कोई काम बुरा नहीं है, बेहतरीन काम है। बेहतरीन काम। और मैंने अपनी मदर से इंस्पायर होकर ये काम किया। अच्छा। मेरी मदर बहुत अच्छा खाना पकाती थी। अच्छा। हालांकि पंजाबी थी मेरी मदर, बड़े के बहुत अच्छा खाना पकाती नहीं, थी। हालांकि क्यों कहा आपने हालांकि पंजाबी थी मेरी मदर, क्या पंजाबी क्योंकि अच्छा नहीं खाना नहीं पंजाबी बनाते? नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे कि वो जरा शोरबा वाला आइटम होता है ना उनके यहाँ, पर उनके शोरबे भी बड़े मजे के होते मजे हैं। के सॉरी होते से मेरा थोड़ा गला खराब है। तो ये कि वो मेरी मदर से मुझे इंस्पायर, मैं अपने मदर के साथ घर में लगा रहता था कुकिंग में ना, तो मुझे वहाँ से शौक पैदा हुआ। पर लोग कहते हैं कि सिर्फ खाना पकाना एक आर्ट है, ऐसा नहीं है। देखिए इसके पीछे प्रॉपर्ली वर्किंग है, प्रॉपर्ली थ्योरी है। आपके पास अगर थ्योरी नहीं है, आपको मेजरमेंट्स का नहीं पता। अब घर में तो ख़वातीन है, वो तो आंख बंद करके डाल देती हैं, बट देखिए अब अगर हम प्रोफेशनली बात करें अपनी प्रोफेशन की, तो हमें हर चीज़ को मेजरमेंट करके डालना है। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, वो मेजर किए बगैर नहीं ठीक बन डेफिनेटली सकती। डेफिनेटली अब ऐसा ही है। रोजमर्रा के खाने हैं और फिर जाहिर बात है सालों से पकाते पकाते तो चमचे का भी नहीं, वो हाथ। अच्छा हाथ जैसे का एक idea बात यहाँ रहता है। आपको बताऊँ, आपने जैसे बात करी, इस बात से बात निकली है कि हमेशा जो स्पाइसेस है ना वो स्पून से नहीं डालने चाहिए, चम्मच से, हाथ से। उसकी वजह क्या है, हमने अपने बड़ों को घर में देखा वो हाथ से डालते, क्योंकि कुदरती तौर पे हाथों के पोर्स में एक फ्लेवर है, और टेस्ट बेसिकली आपको गॉड गिफ्टेड है। और ज़्यादातर जो टेस्ट है वो आपका मदर साइड से आता है, मदर साइड से आता है। ये है। तो मुझे शौक हुआ जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ, करते करते जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे घर वाले ने बोला नहीं यार वाकई में कुछ किया है। जब तक अब घर वालों से फाइट करके आप एक फील्ड में आए हैं तो कुछ करके मुझे नहीं, दिखाना और है। मुझे लगता है कि कोई भी काम अगर कोई आप काम करना बुरा नहीं चाहते है। हैं, आप उसे सीखें। बिल्कुल, आप सीखे बगैर जो है ना मजा नहीं है फिर। देखिए ऐसे अब ये कुकिंग की फील्ड को लोग अच्छा नहीं समझते, बट ये कि अब ये दौर आ गया कि कुकिंग में बहुत नहीं, स्कोप है। अब तो वो दौर वो गया चला गया वो कि गया कि अच्छा नहीं मर्द समझते। मर्द हज़रात खाने हाँ। नहीं पकाएंगे, पर आप जितने रेस्टोरेंट्स देख लें, होटल्स देख लें, आपको मेल शेफ्स मिलेंगे, फीमेल्स भी मिलेंगी, बट थोड़ा कम है, बट मेल्स आपको ज़्यादा नहीं, मिलेंगे। पहले ज़माने में भी जब इस तरह के वो नहीं होते थे, शेफ्स वगैरह नहीं होते थे या इस तरह से मशहूर नहीं होते थे, ऐसे ही है। तो भी खाना पकाने वाले जो बल्क में जो खाना बनाते वो थे, बावर्ची होते थे, वो वो मेल बावर्ची थे, होते थे, वो मेल ही होते थे, वो मेल होते खवातीन थे। नहीं होती थी, ऐसे ही जैसे है। शादियों के लिए ऐसे ही आते है, आते बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। मुझे याद है। और वो बड़ा एक मुझे एक यादें जो जहन में है, वो बड़ा अच्छी एक एक्टिविटी, फेस्टिविटी लगती थी, क्योंकि घर के बाहर खाना पकता हाँ, था। घर के अब तो हम बाहर। कैटर से पकवा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, सुबह से जी बावर्ची बस साहब वो आ पहले गए हैं। एक 15 दिन पहले से जो है वो लिस्ट आ जाती थी, ऐसा ही है। उसकी सामान आ रहे हैं और रखे जा रहे हैं, और फिर सुबह से बावर्ची साहब आ गए हैं और घर ऐसा के है। बाहर जो है घर वो के एक बाहर रौनक लगी हुई है, वो देगे मसाले चढ़ी पीस रहे हुई। हैं, आप घर वाले घर के जो बड़े से ग्रोसरी लेने गए हाँ, हुए हाँ, हैं, बिल्कुल। तो बड़ा वो रौनक, अब वो रौनक बेसिकली खत्म हो अब गया। तो सब कुछ अब वो सब बना कुछ बस बनाया आ बना जाता बनाया, है। आपने बस कॉल कर दिया, आपके पास ऑर्डर आ गया। बट एक ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें स्कोप है। मैं अपने व्यूवर्स को भी कहना चाहूँगा कि जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में आए, बट प्रॉपरली सीख के आएंगे तो आप बहुत तो जल्दी हमारे गेन यहाँ करते हैं। वकास इदारे कौन कौन से हैं जहाँ से जो है अच्छा, ना हमारे सीखा यहाँ जा बहुत सकता अच्छे है? इदारे हैं, जैसे कि गौतम अच्छा काम कर रहा है, स्किल्संस काम कर रहा है, स्किल्स वैली जहाँ पे मैंने खुद पढ़ाया बाकायदा 3 साल। अच्छा। तो मैंने तो ज़ाहिर से वहाँ पढ़ाया, तो मैंने वहाँ का जो क्राइटेरिया देखा माशाल्लाह से बहुत अच्छा मुझे रहा, बहुत अच्छा फीडबैक मिला वहाँ से, क्योंकि हमारी जो वहाँ पे मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट थी। मतलब कि देखिए एक होता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप कुछ नहीं कर सकते। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि जहाँ मैंने काम किया, लास्ट मेरे जॉब थी स्किल्स वैली, वहाँ पे मैंने 3 इयर्स वर्किंग अपनी की, पर वहाँ पे जो मेरे मैनेजमेंट थी बहुत बहुत सपोर्टिव थी। जब वो सपोर्टिव थी तो ऑब्वियसली फिर हमें भी काम करने में मज़ा आता है। बिल्कुल। और इससे मैं थैंक्स करना चाहूँगा उनका। बट अभी जो मैं रिसेंटली वर्किंग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ मेमन इंस्टीट्यूट करंगी में कर रहा हूँ, एज एन इंस्ट्रक्टर शेफ़ कर रहा हूँ। पर वहाँ की भी जो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। मतलब कि कहने का मकसद है कि आपकी मैनेजमेंट अगर बहुत है ना स्ट्रॉन्ग है, आपको एज अ शेफ़ आपने कहाँ कहाँ काम किया? एज अ शेफ़ मैंने मेरिट में काम किया, मैंने डिफरेंट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में काम किया, फिर मैं दुबई चला गया था, मैंने दुबई में वर्किंग की। बट अभी मैं तकरीबन कोई 12 या 13 ईयर्स से जो है ना मैं इस फील्ड में टीचिंग की लाइन के अंदर टीचिंग में आ गया। पर टीचिंग में भी इसमें फील्ड में बहुत स्कोप है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हमारे पास जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, देखिए अगर जब ज़माने में हमने पढ़ा था ना, गूगल इतना नहीं था,
अब बच्चा जो आ रहा है ना वो घर से सर्च करके आता है कि सर्च टीचर से क्या क्या सवाल करने हैं। तो अब एज अ देखिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि तो आप खड़े में हो ना, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का क्या सवाल आ रहा है आपको नहीं पता। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप मेरी स्पेशलिटी बेसिकली मैं कुकिंग में हूँ, बेकिंग में नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा। बट मेरी कुकिंग में से चाइनीज़ है, पाकिस्तानी, बारबेक्यू, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इसमें हमारी स्पेशलिटी ज़्यादा है। अच्छा, तो आप सिखाते भी यही हैं, पढ़ाते भी यही जी, हैं। ऐसा ही है। जो कोर्स आप पढ़ा रहे होते हैं उसमें ये सारे एवरीथिंग सब मॉड्यूल्स करवाए थे। फिर साथ साथ जो रेसिपी होती है उस रेसिपी के बारे में बताना कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ओरिजिन क्या। हर रेसिपी की एक हिस्ट्री है, एक ओरिजिन है। बिल्कुल, वो बच्चे को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से होती हुई आई। अब जैसे ओरिजिन की बात करूँ तो हमारे यहाँ बिरयानी है जस्ट सपोज, तो बिरयानी के हवाले से लोग कहते हैं कि इंडिया से आई, दिल्ली से आई। अरे दिल्ली से तो आई, तो दिल्ली में भी कहीं से आई ना। तो जब मैं बताता हूँ तो लोग हैरान होते हैं यार कि बिरयानी बेसिकली टर्किश वर्जन है, टर्की से आया, टर्की से पाको हिंद में आया। आते आते फिर वो उन्होंने अपने टेस्ट के हिसाब से उसको डेवलपमेंट किया। मिलती जुलती डिशेस जो है ना वो हमारे आसपास के कंट्रीज में रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो वक्त के साथ साथ बहुत बदलाव आता है, बहुत सारे फ्यूजन्स होते हैं जब कहीं जाके कोई एक चीज अब जैसे कि उर्दू जबान है वो भी कई जबानों से लैंग्वेज से मिलके मजमू है, तो ऐसे खाना कुकिंग जो है वो भी मजमुआ ही है कहीं ना कहीं से। अब जैसे टर्किश में उसको पिलाफ कहते हैं, हमारे यहाँ पुलाव कहते हैं, वो पिलाफ कहते हैं। अब ईरान की डिश है तहचीन, वो भी वही चीज है कि मतलब तह लगा के जो है ना गोश्त और चावल के साथ वो पकाते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो भी कहीं की बिरयानी कहीं अलग तरह की। मैं जैसे मेरे वालिदैन जो भोपाल से उनका ताल्लुक है, तो जब मैं भोपाल गई विजिट किया तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ बिरयानी का कोई तस्वर नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो लोग पुलाव बनाते, पुलाव बस सादा पुलाव, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब कराची का तो ऐसा है ना कि हमारे क्यों कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ऐसे ही है। इंडिया के भी कई पता नहीं किस किस शहर के लोग यहाँ रहते हैं, तो इतनी सारी रेसिपीज मिल के जो है ना यहाँ पे जो चीज मिलती है ना वो तो खैर पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही। अब हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो अच्छा। मेरे फोर फादर्स, तो दिल्ली में जो बिरयानी है मैं घर में कभी बनाऊँ ना तो वो कहते हैं कि इतनी स्पाइसी बिरयानी है। हाँ। बिरयानी तो बहुत हल्की फीकी होनी चाहिए, जैसे कि दिल्ली वालों की है स्पेशलिटी की, बहुत ज़्यादा हल्की लाइट मसाले की हो। तो मैं कहता हूँ भाई हमारे जब वो आप वैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है कराची, तो वो जो टेस्ट हमारे यहाँ चल रहा है हमें वही है कि बिरयानी बहुत स्पाइसी होनी चाहिए। बट बिरयानी देखा जाए तो बिरयानी इतनी स्पाइसी होती नहीं, बट नॉर्मल इतना हो के हर एज का बंदा उसको खा सके आराम से। लेकिन अब इतने तरह की बिरयानी है, मतलब चले हम कराची शहर की बात नहीं करते, हम बहुत लोगों की बात नहीं करते। जैसे मेरा घर है वहाँ कुक भी एक ही है और वो मैं हूँ, तो मैं भी पता नहीं कितने किस्म की बिरयानी पकाती हूँ अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, अकॉर्डिंग टू लोगों की पसंद या मेरी अपनी पसंद। आज मुझे ये वाली बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है जनाब, मैं तो आज ये वाली पकाऊंगी। देखिए बिरयानी में भी फ्लेवर्स जो ऐसे हैं ना, देखिए हमारे पास स्पाइसेस वही है, बिल्कुल हमने उसी स्पाइसेस को अप एंड डाउन करना है थोड़ा सा, तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा। हाँ, आप तो शेफ है, मैं आपके सामने बैठ के इतना बगा रही हूँ चीजें। नहीं आपको आप भी काम करती हैं। एक्सपीरियंस की बात है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उनकी तरतीब बदल दें डालने की, आप उनका कट चेंज कर दें, बिल्कुल ऐसे मजा बदल जाता है। आप देखें एक स्पाइसेस है, जैसे गरम मसाले की बात करें, उसको अगर हम बिना रोस्ट किए हुए यूज करें तो उसका फ्लेवर कुछ और आएगा, उसको अगर हम रोस्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैंने ना मेरे घर में मेरे 3 बेटे हैं तो उनको बेवकूफ बनाना पड़ता है और बच्चों को तो आपको पता है, और अम्माएं इस काम में जो है ना वो बेस्ट होती हैं। ऐसे ही है। जो है ना वो अगर 3-4 चीजें फ्रिज में जमा हो गई हैं, अगर बच्चों से कहो कि उसमें से निकाल के गर्म करके खा लो तो उनको नहीं खानी होती, फिर हम उसका नौरतन बना के उनको खिला देते हैं तो वो शौक से खा लेते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा वो जब छोटा था तो वो भी बोटी बिरयानी, ठीक है ना, बिलीव करें आप कि उसको सादे उबले हुए चावलों पर जर्दे का रंग डाल के मैं दे देती थी ना, वो शौक से खा लेता था। माँ तो माँ है ना, माँ ने तो क्रिएशन करनी है। जैसे अब शेफ क्रिएट कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ जो शेफ तो क्रिएशन कर रहे हैं, जो घर में एक मदर है वो भी क्रिएटर है, जो क्रिएशन है वो भी तो क्रिएटर है। उसको पता है भाई मेरा पास सालन बच रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना है उसको। और अब जैसे मेरी एक बिरयानी जो है वो बड़ी मशहूर है और मेरी फैमिली में भी,
और मैं एक पब्लिशिंग इदारे में काम करती हूँ, तो सही वहाँ है। पे एक उन्होंने कुक बुक क्रिएट की, सही। तो वो मैंने वो रेसिपी मेरी वहाँ भी मैंने उसमें डाली, बिल्कुल। तो वो भी बड़ी जो है ना वो मशहूर हुई, और वो है 3 मीट बिरयानी। अच्छा, 3 मिनट बिरयानी, तो सही। उस मेरे बिरयानी में जो है वो बीफ भी होता है, चिकन भी होती है और फिश भी होती है। सही, वो ज़बरदस्त। इसलिए कि हमारे घर में एक बंदा फिश नहीं खाता, एक बंदा जो है ना वो बीफ नहीं आपने उसको खाता, मर्ज कर दिया। तो मैंने कहा बेटा चावल वही है, जिसको जो बोटी खानी है निकाल लो इसमें से। ये बेहतरीन काम किया। ये तो बेसिकली क्रिएशन है। क्रिएशन है ना भाई, जान भी तो छुड़ानी है, मतलब कि सारा बिल्कुल दिन ऐसे ही बंदा है। वो किचन में ही ऐसे ही खड़ा है, रहेगा ऐसे ही क्या? है, ऐसे ही है। और एक और मेरा बिलीव ये है खाने के हवाले से, कि मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में जो बंदा दर बदर फिर रहा है ना, वो इस पेट के पीछे फिर रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही फिर है। खाना भी उसको उसकी पसंद का ना मिले, तो ये बड़ी ज्यादती है। तो मैं अपने घर में कोई पाबंदी नहीं लगाती कि जो चीज़ पक गई है वही खाओ, नहीं, मैं सबकी पसंद का ख्याल रख के, ये तो भले बहुत अच्छी मुझे बात है। 3 डिशेस पकानी पड़े, 4 पकानी पड़े, कोई बात नहीं। घर में कभी हस्बैंड के साथ झगड़ा भी हो जाता है, वो कहते हैं पकाओ एक ही, खिलाओ सबको यही, मैंने कहा नो, ये मैं नहीं करूँगी, मैंने पेट के पीछे दुनिया बर्बाद है। ऐसे ही है, तो फिर अब बंदा खाना भी अपने शौक का ना खाए तो फिर क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे खर्च करें नहीं, और आप आप बहुत एक्सपेंसिव डिशेस बनाएं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं आम है। से घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ आप मैजिक क्रिएट कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। बेसिकली आपके माइंड होना चाहिए। माइंड हो, क्रिएटिव माइंड हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं कुकिंग में, बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप समझते हैं कि माइंड के साथ साथ हार्ट का भी होना बड़ा ज़रूरी है कुकिंग में? बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ कि खाना पकाने में अगर आपका दिमाग और दिल नहीं है, हाँ, तो खाना अच्छा नहीं खाना पकेगा। अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कह रहे सर वो मदर ने बनाया था, अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कहा मदर से जाके पूछना, उनकी तबीयत ठीक थी उस दिन। अक्सर कभी नोट किया होगा कि घर हाँ। में जो खातून खाना होती हैं, उनकी थोड़ी तबीयत एब्सेंट होती है, तो उस दिन खाना थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा जल्दी टेस्टलेस में हो जाता पका है, दिया या कुछ ज़रा ध्यान मसला नहीं, हो हाँ, जाता है कुछ हो 19-20। जाता है, हाँ, बिल्कुल। तो उसकी वजह ये कि बिल्कुल आप वाली बात बिल्कुल वजह है कि आपका हार्ट और आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल उस चीज़ में होना चाहिए। तो कुकिंग में हम जब एज अ शेफ़ बनते हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ सिखा दी जाती है कि दिमाग और दिल, आपने दुनिया के सारे काम छोड़ देने। इवन कि मैं बताऊँ, जब मैंने 5 स्टार होटल्स में काम किया तो वहाँ पे हमारा एंटर होते हुए मोबाइल ले लिया करते थे वो लोग। अच्छा, मतलब कि कि 9 फुल कंसंट्रेशन जी, आपकी 9 हाँ, घंटे की ड्यूटी है, मोबाइल आपको 9 घंटे बाद मिलेगा। वाह। बिल्कुल आपने मोबाइल का स्विच ऑफ करके आपने लॉकर में सबमिट कर देना है और आप में फ्री ऑफ माइंड, आपको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है आपको नहीं पता, बाहर उस समय तो ब्लास्ट बहुत होते थे, तो ब्लास्ट हो गया तो हमें नहीं पता था कि ब्लास्ट हुआ है। बाहर निकल के पता चलता है हाँ भी अब रोड कुछ हो हालात गया है, ख़राब हो गए, हाँ। कुछ हो गया। अदरवाइज बिल्कुल पीस ऑफ माइंड, क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल पीस ऑफ माइंड होकर आपने पकाना। अगर आप वो नहीं पकाएंगे तो आप आगे सामने वाले को क्या पास करेंगे? क्योंकि खाने में तो इंडस्ट्री के अंदर तो एज अ शेफ देखा जाए तो हम कोताही नहीं कोताही बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर कोताही। सकते। मैं क्योंकि उसके बड़े हार्ड एंड फास्ट उसूल होते हैं कि क्राइम है। अगर बिल्कुल ऐसे मैं है। उस दिन एक शो देख रही थी और उसमें खाने में से एक हड्डी निकल आई थी, तो उन्होंने कहा इट्स अ क्राइम, इट्स अ बिल्कुल। क्राइम इन कुलिनरी, इट्स अ क्राइम, क्या आपने हड्डी कैसे छोड़ दी उसके अंदर। तो जनाब हर काम जो है वो इंसान के लिए है, कर सकते हैं, और शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता। तो मेरी गुजारिश है जो लोग मुझे सब सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, देखिए जहाँ आजकल हम उसमें रहते हैं कि जी नौकरियां नहीं हैं और काम नहीं मिलता है, तो उसकी वजह एक ये भी है कि हम कुछ मखसूस कामों और नौकरियों के ऊपर स्टक हो गए हैं। नए जो है वो पेशे हमें तलाश करने चाहिए। क्या क्या चीज़ है जो जिसे एज अ करियर जो है वो अपनाया जा सकता है। और अब तो सारी चीज़ें इतनी यूनिसेक्स हो गई हैं, यानी कि हर लड़के के लिए भी है, लड़की के लिए भी है, कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब वो तफरीक जो है वो नहीं रही कि ये काम लड़कों का है और ये काम लड़कियों का ऐसे ही है। तो अगर आपके बच्चे जो है वो कुलिनरी में जाना चाहते हैं, अब कुकिंग को एक पेशे के तौर पे अपनाना चाहते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए। और यकीनन जब आपका शौक़ आपका पेशा होता है, आपकी जॉब होती है, तो उससे ज़्यादा खुशी वाली बात जो है ना कोई नहीं होती। और आप अपनी ज़िंदगी का एक अर्निंग वाला जो पार्ट होता है वो रो रो के करने के बजाय बहुत खुशी से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वकास हमारे साथ हैं आज। मैं हूं फहमीना अरशद, आप हमें सुन रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल्स के ऊपर और देख रहे हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है, कुर्बानी का सफ़र।
और उसी हवाले से अभी बात करेंगे। अभी तो हम ज़रा गोल मोल बातें कर रहे थे और वगास के बारे में, और ये अब हम आते हैं जनाब ईद उल अजहा की तरफ। हर तरफ बिल्कुल गोश्त है, हर तरफ गोश्त है, बस सबको कल से गोश्त ही गोश्त है। हर तरफ गोश्त है। तो जनाब गोश्त को ट्रीट कैसे करना चाहिए? वैसे तो हम जाहिर बात है हर घर में कुर्बानी होती है, इतने सालों से होती है, हर घर में कोई ना कोई इसका एक मास्टर होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम अपनी जो मालूमात है वो आपके साथ शेयर करते हैं। गोश्त को ट्रीट करने का क्या तरीका है कि एक तो उसको किस तरीके से सेफली जो है वो रखा जा सके, और दूसरा ये कि ईद के दिन की ताज़ा ताज़ा गोश्त होता है, उसको जब पकाने चलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि स्मेल बहुत आती है, कुछ लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स होती। क्या ऐसी कोई डिशेज़ हैं जो हम ईद के रोज़ आने वाले गोश्त से उसी वक्त बना सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, हमारे यहाँ 90% ये सवाल होता है कि गोश्त में से स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न अगर हम अपनी शेफ़ के हवाले से देखें, कुछ हमने इसको पढ़ा है कि देखिए बाज़ार का गोश्त लेते हैं उसमें स्मेल नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि वो ज़िबा करके उसको पूरा लटका दिया करते हैं, अब तो ड्रेन हो जाता है वो। क्योंकि हमारे यहाँ कुदरती अल्लाह के निज़ाम है कि बॉडी के अंदर हमारे ऐसी सी नसें हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं। बिल्कुल। उसमें भी ब्लड है, ब्लड की सर्कुलेशन है, तो ब्लड की सर्कुलेशन बिल्कुल निकलनी चाहिए। जब भी तो अल्लाह का हुक्म है कि शहरक से होना चाहिए, क्योंकि शहरक वाहिद चीज़ है जिसमें से पूरी बॉडी की वेन्स कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड है। तो हमारे यहाँ ये होता है, बस कसाई लोग बहुत जल्दी करते हैं। हाँ। उनको टाइम ही नहीं होता, इधर गिराया उधर गिराया, कट करके उसको कम से कम 1 आध घंटा लटक लेते हैं, जितना भी उसका ब्लड है ना वो निकल जाए। स्मेल क्यों होती है कि उसमें ब्लड रह जाता है, जब भी वो स्मेल होती है। और हमारे यहाँ क्या होता है, बस गोश्त हुआ, फटाफट चढ़ा दिया कुकर में और फटाफट कलीजी बना ली। अगर ऑथेंटिकली देखे जाए तो चिकन जो है, बेसिकली मीट चिकन, वो तकरीबन ज़िबा होने के 3 से 4 घंटे बाद कुक करना चाहिए। अच्छा। और बीफ को 4 से 6 घंटे बाद अच्छा, कुक करना चाहिए। ठीक मीट है, बीफ है, मटन है या कैमल है, बड़ा जानवर है, इधर तो इधर कलेजी निकली, इधर बस बोटियां हमारे हुई, यहाँ उधर यही तो है ना। चढ़ा दो। अब उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए वैसे हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि उसको लटका के बिल्कुल, रखें हाँ। बेसिकली, तो बेसिकली लटका दें तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा क्योंकि बेटर। बिल्कुल ब्लड निकल जाएगा तो स्मेल नहीं होगी। और हमारे यहाँ तो फ़ौरन पैकेट बनाया और फ्रीजर में डाल दिया, नहीं। सबसे पहली चीज़ है कि आटे की भूसी मिलती है, अच्छा। वो ले लें, गोश्त को लगा के 20-25 मिनट छोड़ दें, हाँ, वो सोक कर लेता वो है। सोक कर लेगा, सारा हाँ। ब्लड निकल जाएगा। या इसका एक और भी हल है कि जैसे कि सी फूड को हम वॉश करते हैं, सी फूड की स्मेल नहीं जाती अक्सर ना, तो उसको हम क्या करते हैं कि सिरके वाले पानी में डिप करते हैं। जैसे कि अगर 2 कप पानी है तो आधा कप सिरका, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और अगर सी फूड है तो सी फूड को सिर्फ हम 10 मिनट के लिए डिप करते हैं, सोक करते हैं। ज़्यादा करेंगे तो वो सी फूड तो आपको पता है बिल्कुल सॉफ्ट मीट होता है, बिल्कुल, हाँ। तो वो बिल्कुल उसमें स्मेल निकल जाती है। अब सेकेंडली आप ये तरीका भी कर सकते हैं मीट में कि सिरका लगा सकते सिरका हैं। लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, वरना तो आटे की जो भूसी है बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। बहुत से लोग लहसुन अदरक लगाते हैं, ये नहीं लगाना चाहिए। आटे की भूसी या सिरके वाले पानी में डिप कर दें, जितना भी ब्लड होगा, जितनी भी उसमें गंदगी होगी, और सब असल में ब्लैकनेस आटे निकल की जाएगी। भूसी का मेक सेंस है ना कि वो क्योंकि सोक कर लेगी उसका, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ऐसे ही हमारे जो हमने अपने बड़ों से सीखा। तो देखिए, एक शेफ लाइफ तो है, पर एक घर में भी तो इंसान सीखता है ना, अपने बड़ों से सीखा, हमने बड़ों को देखा, तो हमने तो ये देखा कि स्मेल ख़त्म हो गई। अच्छा, स्मेल ख़त्म हो गई, और कुर्बानी की गोश्त को बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि वॉश करके नहीं रखते। अक्सर मैंने देखा है, वॉश करके नहीं रखते। कहते हैं चलो अभी जल्दी जल्दी है, बस पैकेट्स बनाए रख दिए। वॉश करके रखें। अच्छा। आप बाहर से चिकन लाएं, फिश लाएं, इवन एनी काइंड ऑफ मीट आप लेकर आएँ, उसको वॉश करके ज़रूर रखें। असल में मेरे ख्याल से उसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, उसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि वो शायद सोचते हैं कि कुछ भी करें, थोड़ा सा टाइम ले लें, तो बट ये को आप उसको वॉश जैसे शादियों में वो धोते हैं जैसे ना, बिल्कुल वैसे टब में डाल के हाँ, फिर बस पलंग वो पे डाल गलत है दें। ना। हाँ, वो गलत है क्योंकि उसमें बिल्कुल डेड पार्टिकल्स रह गए, तो बेसिकली वो क्या काम करेगा, वो क्रॉस कंटेमिनेशन करेगा। अब क्रॉस कंटेमिनेशन क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, तो जब वो ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी में जब जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अब देखा होगा ईद के बाद ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास बीमारियां फैल जाती हैं, डायरिया हो रहा है, पता नहीं वॉमिटिंग्स हो रही है। उसकी रीज़न क्या है कि गोश्त में सही से आपने ब्लड नहीं निकाला, और सेकेंडली आपने गोश्त में स्मेल है। तो ये चीज़ें आप करें तो इंशाल्लाह आपका, और गोश्त के पैकेट्स बना के रखें जितनी आपको नीड है, वॉश करें, उसको प्रॉपर ड्रेन कर लें। पहले तो आटे की भूसी लगा दें आधा घंटे तक के लिए, वो निकल जाए, उसको अच्छे खुले पानी से वॉश करें। ये तो कराची में पानी का ही बड़ा इशू है ये भी बड़ा मेन इशू है जो आजकल बहुत हो रहा है। बिल्कुल, पानी कहाँ से लाएंगे धोने के लिए, ये भी बड़ा इशू है। बट एक गोश्त को वॉश करके रखना चाहिए, और पैकेट्स बना के रखें, और फ्रीज़र में रखें, और प्रॉपरली, और कोशिश करें फ्रीज़र में एक ट्रे होनी चाहिए।
ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि वो नीचे पूरा ब्लड ड्रेन आउट आराम से नहीं निकलता है, और वो प्रॉपर ट्रे में जो होना था वो हो जाता है। प्रॉपरली पैकेट्स बना के रखें, आप यकीन करें अगर आप बेसिकली। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अपने व्यूवर्स को कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा दिन तक रख के खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, बस जल्दी खत्म कर, बांट दे भाई, जिसके पेट में चला जाए मिनिमम अच्छा है। मिनिमम देखा जाए तो हम इसको कोशिश करें 1 मंथ के अंदर अंदर ख़त्म कर लें। 1 मंथ में बस हलीम पकाना होता है ना उस गोश्त का, असल यही में। मेन रीज़न, आप समझ गई। मेन रीज़न ये है हमारा। तो ये कि ज़्यादा दिन नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है कि उसको 6-6 महीने के प्रिजर्व करके रखा जाता है। वो कहते हैं कि वो फिर गोश्त के अंदर बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया चाहे आएगा, वो फ्रीजर में हो, भले वो फ्रीज़र में हो, क्योंकि फ्रीज़र देखिए कुदरत का निज़ाम है। उस रब ने जो चीज़ें पैदा की हैं खाने की, उसमें हर चीज़ में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए अनाज में कीड़े रख दिए हैं। अगर अनाज में कीड़े मकोड़े ना रखता अल्लाह, तो आज तो पता नहीं लोग पता नहीं क्या क्या भर के रखा हुआ था लोगों ने। तो किसी इसीलिए को हर देता ही चीज़, ना। बिल्कुल हाँ। हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ है। हाँ बिल्कुल है। चाहे वो मीट हो, चाहे वो हमारी वो पल्सेस हो, कुछ एवरी सब्जी हो, फ्रूट हो, हर चीज़ की शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ है, उसको उस तक इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखिए जनाब, हमारे शेफ साहब कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना गोश्त की स्मेल से, तो थोड़ा काम करें उसमें, तो उसको थोड़ा ट्रीट करें, उसको जो है या तो लटका के रखें कटने से पहले, और छोटे पीसेस करने से पहले। और दूसरी बात यह है कि अगर गोश्त कटा हुआ है तो उसमें आटे की भूसी लगा के कितनी देर रखनी है? बस 20-25 मिनट भी लग देंगे, 20-25 ज़्यादा मिनट नहीं। रखे, और उसके बाद फिर उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके, उसको ड्रेन करके, फिर आप उसके पैकेट्स बना के फ्रीज कीजिए। तो फिर आपके गोश्त में जो है वो स्मेल भी नहीं होगी, और वो अच्छी तरह से जो है ना वो आपके पास प्रिजर्व भी हो सकेगा। इसके अलावा जनाब कोई अच्छी सी रेसिपी बता दें कलेजी की। अच्छा हाँ, कलेजी के हवाले से बता दूं कि बहुत सी ख़वातीन का हमारे यहाँ ये इशू आता है, कलेजी हार्ड हो गई। हाँ। अच्छा, अक्सर जो हमने देखा करते हैं कि नमक लास्ट में डालना चाहिए। वैसे डालना तो लास्ट में चाहिए, एनी काइंड ऑफ मीट, इवन कि सब्जी भी हो ना, नमक लास्ट में डालें। क्योंकि सॉल्ट क्या काम करता है, गोश्त को, उसका जो पट्टा होता है ना, मसल्स होता है, उसको हार्ड कर देता है। अच्छा, वो अकड़ जाता है। तो इसलिए आगे नहीं तो हम तो ये सोचते हैं कि पहले से नमक मसाला डाल दो ताकि उसकी रग रग में घुस जाए। वो घुस जाएगा, वो आराम से चला जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। बट देखिए कोशिश करें कि लास्ट में आप डालें। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि गोश्त अगर सही गलाना है, जल्दी गलाना है, तो देखिए कुकर को अवॉइड करें। कुकर में बेसिकली गोश्त गलता नहीं है, वो बिल्कुल एक प्रेशर होके उसको बेचारे को बहुत प्रेशर डाल के उसको पकाया जा रहा है, वो गोश्त मज़े का नहीं होता। अब कल कुकिंग में जो पकता अब कल की बात है, तो मेरी स्टूडेंट कह रही सर निहारी जो है हमने बनाते हैं 1 घंटे में निहारी बन जाती है। मैंने कहा आप कैसे बनाते हैं, कैसे कुकर में? मैंने कहा वो निहारी का टेस्ट आता है कि सर नहीं। देखिए अगर हम बाज़ार से निहारी खाते हैं, अब जैसे ख़वातीन घर में बनाएंगे बीफ की निहारी, का मतलब क्या है? नहार मुँह, सुबह रात भर पके और सुबह खाओ। दिल्ली की डिश है, बिल्कुल दिल्ली के मुगल से थी सबसे पहले। लेकिन ना सर रात को गैस नहीं होती। ये मसला है, ये बड़ा मसला अब हुआ है ना। बट देखिए ये अगर आपके यहाँ रात में दावत है तो आप सुबह का टाइम निहारी चढ़ा दें, बिल्कुल। और उसके बाद निहारी को दम लगाया जाता है। निहारी को कम से कम, भाई देखिए हमारे घर में यही हमेशा रिवायत रही, जैसे पाए वो रात को ही पकेंगे। देखिए पाए निहारी, हाँ ठीक है ना, वो रात भर कभी ऐसा होता भी था तो अम्मी कहती थी कि नहीं भाई दिन के पके हुए का मजा नहीं है जो रात के। लेकिन अब तो रात को पका ही नहीं सकते, बस ये भी बड़े मसले हो गए। तो कलेजी का आप कह रहे थे कि हार्ड, कलेजी हार्ड हो जाती है। देखिए कलेजी जब भी आप कसाई से बनवाते हैं तो कलेजी को छोटे पीसेस पहले नहीं करवाएं। अच्छा। पहले पूरा पीस निकलता है, ठीक है। निकलवाने के बाद उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, छोटी सी तय होती है, वो झिल्ली को रिमूव कर लें। अच्छा, आसानी से हो जाती है वो? इजीली हो जाती है, कोई मसला नहीं है। आपके पास नाइफ होनी चाहिए, तो आप उनको कसाई को बोलें उनको करके दें। वो झिल्ली जो होती है ना वो उतारते नहीं है, और उसके साथ ही पका लेते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि जो झिल्ली ऊपर होती है ना, हार्ड हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, वो हार्ड कर देती है आपकी। भले आप नमक बाद में डालें, एंड में डालें, अच्छा, या स्टार्ट में डालें, वो झिल्ली निकालना ज़रूरी है। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई बहुत से लोग नहीं बताते हैं कि वो झिल्ली को रिमूव करें। चलें झिल्ली तो रिमूव कर दी, अब मिर्च मसाले बताइए। अच्छा, मिर्च पकाने का तरीका बताइए। कलेजी तो बहुत हार्ड एंड फास्ट बनती है। अच्छा, हम जिस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि लहसुन ऑयल लिया और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला थोड़ा सा, साथ ही इसमें थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डाल दिया। प्याज नहीं डालते हम लोग, और उसके साथ हमने इसमें मसाले डाल दिए, जैसे कुटी लाल मिर्च है और
कुटा हुआ धनिया, पिसी हुआ धनिया नहीं डालते, कुटा हुआ डालते, क्योंकि कुटे मसाले का फ्लेवर कुछ और आता है, पिसे हुए कुछ और आता है। तो आप कहते हैं कि कलेजी में प्रेफर करें कि कुटा कुटा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हल्दी डाल दें, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें, और छोटी वाली हरी मिर्च होती है जैसे मलीर मिर्ची बोलते हैं, थोड़ी सी वो कुचल के डालें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि कम से कम मसाले डालें, कम से कम डालें, क्योंकि कलेजी में इतना नहीं होता, वो कलेजी बड़ी जल्दी हाई फ्लेम पे बनने वाली चीज़ है। अब आपने इसका मसाला वगैरह सब नमक डाल के भून लिया, और गरम मसाला आपने डाला, उसको भून लिया। भूनने के बाद जब आपको लगे ऑयल अलग सेपरेट हो रहा है, फिर आप दही डाल दें। अच्छा, दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भूना, जब मसाला भून जाए उसके बाद आप कलेजी डालें, और कलेजी को अब हाई फ्लेम पे करेंगे, कलेजी बहुत जल्दी हो जाती है। फिर लास्ट में जब आपने दम पे रखना, उस टाइम पे आप नमक डाल के उसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक लाजमी है, जूलियन कटी हुई अदरक बारीक हो, और उसको ढक्कन ढक के चूल्हा बंद करके छोड़ दें। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बड़ी कंप्लेन आती है कि खाने में खुशबू नहीं आती। उसका रीज़न क्या है कि हम चूल्हा बंद कर देते हैं, जैसे गरम मसाला डालते हैं। मैंने अपने घर से जो सीखा कि मेरी वालदा क्या करती थी कि जैसे दाल को तड़का लगाया, तड़का लगाते ही ऊपर गरम मसाला डालते, फ़ौरन ढक्कन ढक दिया। वो जितना अंदर अरोमा होता है ना, वो अंदर रहना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, वो सब आउट कर देते। जैसे बिरयानी है, बिरयानी को हम जैसे दम लगाते हैं, बिरयानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 मिनट दम लगाएं, इससे ज़्यादा नहीं लगाएं। जितना दम लगाएंगे चावल ख़राब होता जाएगा। 25 मिनट दम लगाया। हमारे यहाँ चूल्हा बंद करते ही ढक्कन उतार के हम उसको मिक्स कर देते हैं। नहीं, गलत करते हैं। तो जब आपने निकालनी है सर्व करने के लिए, जब मिक्स करें, चूल्हा बंद करके दम हो गया बिरयानी, उसको 10 से 15 मिनट एज इट इज छोड़ दें। अब वो जितना अंदर एक जो स्टीम है ना, स्टीम में भी फ्लेवर है, वो स्टीम अंदर ही अंदर रह जाए, वो सारी स्टीम निकल जाती है, वो सारा फ्लेवर आउट हो जाता है उस चीज़ का। बेहतरीन। तो एक तो आपने कलेजी की हमें टिप बता दी कि जनाब उसकी जो झिल्ली जो है बिल्कुल ऐसा ही है, जो है वो नहीं होगी, और उसकी स्मेल कलेजी की वो भी यही आटे की भूसी लगाएं, सिंपल। ठीक है जनाब, आटे की भूसी जो है वो आप कलेजी में भी लगाएंगे तो भी उसकी स्मेल निकल जाएगी, और उसकी झिल्ली उतार दें तो वो हार्ड नहीं होगी। ये बात हो गई। और कोई और गोश्त के बारबेक्यू के हवाले से कोई टिप देना चाहें? अच्छा, बारबेक्यू हवाले से ये बात कहूँगा कि हमारे यहाँ बारबेक्यू होता है, तो बारबेक्यू का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझें। बारबेक्यू का मतलब है डीप मैरिनेशन। डीप मैरिनेशन, अच्छा। हमारे यहाँ, अच्छा, हम तो समझते हैं कि बारबेक्यू का शायद मतलब वे ऑफ कुकिंग है। नहीं, वो तो है, जब तक जिसको डीप मैरिनेशन नहीं होगी वो कैसे अच्छा फ्लेवर कैसे आएगा। ठीक है, कि अंदर तक डीप तक उसके अंदर का टिक्का है, तो टिक्के में हड्डी तक अंदर तक फ्लेवर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ तो शेफ्स कहते हैं कि जनाब भले आप उसको सारी रात रखें या भले 2 घंटे रखें, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा। नहीं, वो अपना अपना है, बट हम तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट जितना उसने का एब्जॉर्ब करना होगा वो करेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन रख लें तो वो 2 दिन तो खैर नहीं। जैसे चिकन है, चिकन को हम 4 से 6 घंटे मैरिनेट करते हैं। अच्छा। और बीफ, मटन या कैमल है तो इसको हम ओवरनाइट मतलब 8 घंटे मैरिनेट करें। अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि रात में 12 बजे बारबेक्यू हो रहा है, 5 बजे वो बाहर से मसाले आ रहे हैं तो गोश्त को लग रहा है, नहीं, आप दिन का टाइम मसाले लगा के रखें। और मैरिनेशन का मतलब है फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं। मैरिनेशन फ्रिज में होती है। आप मैरिनेशन करें और उसमें पपीता लगाएं, जैसे बीफ है आजकल तो बीफ में बनेगा। अच्छा, हम पपीते के हवाले से ये बता दूं कि हमने बचपन से यही देखा है अपने घरों में कि हरा पपीता आता है। हरा पपीता, कच्चा पपीता, बिल्कुल कच्चा पपीता। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, कच्चा पपीता गिलावट तो करेगा, वो वैसी गिलावट नहीं करेगा। अच्छा। सही जो है वो करेगा, जो गिलावट है वो एक होता है हल्का सा येलो और ग्रीनिश होता है, यानी नीम बिल्कुल है ना, बिल्कुल नीम कच्चा, नीम पक्का, कच्चा पक्का जी कच्चा पक्का होता है, वो लें। अच्छा, उसमें थोड़ा ऑरेंजिश भी कलर आना चाहिए। बिल्कुल, वो आप पेस्ट बना के रखें। अच्छा, उससे बेहतरीन गिलावट आती है। अच्छा, बेहतरीन गिलावट। हम तो कहते हैं कि कच्चे से कच्चा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कच्चा पक्का ले, उससे बेहतरीन गिलावट आती है। मीट टेंडराइजर कोशिश करें कम इस्तेमाल करें, केमिकल होता है, नेचुरल चीजों पे है। अच्छा, क्योंकि मीट टेंडराइजर का ना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन पपीते का टेस्ट होता बिल्कुल, वो आपको सही से बोटी को, गोश्त को गला भी देते हैं। उसमें आपका एक टेस्ट इनहेंसर भी होता है, वो उससे आपका बहुत जो है ना मजा बहुत खुलकर ऐसे ही उभर के आता है बिल्कुल। अच्छा, अब आपने बारबेक्यू करना है, बारबेक्यू करने की भी कुछ टिप्स होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, बस अंगीठी रख दी जाती है। अब कहते हैं बोटियाँ जल गई। जी। उसका रीज़न क्या है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ बारबेक्यू जब देखें, हम कहीं बाहर जाते हैं ना, हम पठान को देखें वो पराठा कैसे लगा रहे हैं, हम उसको वॉच करें, बहुत कुछ सीख लेंगे।
हम बिरयानी निकालने वाले को देखें, वो बिरयानी को निकाल कैसे रहा है। बिरयानी पूरी कभी मिक्स नहीं की जाती, कटिंग करते हैं, कट कर दिया जाता है, ठीक है, जितना काटते निकालना है हैं, उतना बिल्कुल। काटते हैं। अब आ जाते हैं बारबेक्यू। बारबेक्यू को लेने जाएं तो बारबेक्यू वाले को देखें वो बारबेक्यू कर कैसे रहा है। उसने कभी भी अंगीठी सीधी नहीं रखी होती, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, हाँ टेढ़ी होती है, टेढ़ी होती है। इस जो नीचे वाली साइड होगी उस साइड पे कम होता है और ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा और होता फिर है। वो वहाँ से डालते जाते हैं नीचे करते हुए। अब आता क्या है, फिश है, जैसे कि सी फूड है। सी फूड ऐसा है जो बहुत कम हाई फ्लेम पे पकेगा, तो जो ऊपर जो कोयला होगा ना वो ज़रा हाइट उसकी कम होगी, तो हर कम हाइट पे सी फूड पक गया। अब आता है चिकन। चिकन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको मीडियम वाली चीज़ पे जगह पे रखें। और जो बीफ है उसको सबसे लास्ट वाली पोर्शन, सबसे नीचे पोर्शन है ना, सबसे लास्ट पे उसको आप रखें, ताकि वो हल्की हल्की सी वो गलेगा। वरना क्या होता है, टाइम ले, ताकि वो थोड़ा बीफ है, मटन है, तो जब तो जितना उसको उसको हल्की आंच पे सेकें, पकने दें उसको। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये भी गलती की जाती है कि बारबेक्यू करते ही बस आपने अंगीठी पे रखा और फौरन ऑयल लगा दिया, गलत करते हैं। पहले उसको चारों तरफ से सेक लें, उस पर हल्का सा कलर आ जाए, वो एक अपना जो उसको गोश्त है उसको थोड़ा सा हल्का सा, वो जो पहले हार्ड होगा फिर सॉफ्ट होगा, उसके बाद आपको लगे चारों तरफ से कलर आ गया है और गोश्त अपने उसमें स्पेसिफिक शक्ल में आ गया, फिर ऑयलिंग करें। हमारे यहाँ स्टार्ट पे ऑयल लगा देते हैं, मसाला सब निकल जाता है। सुन रहे हैं भाई सब लोग, खबरदार अगर आज की बारबेक्यू किसी ने खराब की तो। और एक चीज़ और बता दूं, हमारे यहाँ क्या होता है कि बारबेक्यू को मसाला लगाते हैं, 5 किलो या 2 किलो मीट है तो 2 किलो मीट है तो 1 किलो दही डाल देंगे, इतना नहीं, पाव बस इनफ। 1-8 किलो के अंदर हम 1 पाव डालते हैं दही, 1-8 पाव बहुत होती है। और क्या जरूरी है कि दही डाला जाए? ज़रूरी है क्योंकि उसका फ्लेवर ज़रा दही से अच्छा आ जाता है। तो कोई अल्टरनेट दही का क्या हो सकता है? दही का अल्टरनेट भाई दही इतना महंगा हो गया ना भाई, घर में जमा है, घर में अच्छा जमता है दही। तो घर में भी तो दूध से ही जमेगा ना, तो दूध तो फिर सस्ता है। आज सुबह की बात बताऊं, कल रात में मैंने दूध लेने गया तो 200 रुपये था, आज सुबह ही 220 रुपये हो गया। तो मैं दुकान वाले से बोला था, मैंने कहा अभी तो बजट आया है, अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। ईद आ गई है ना, तो बस दही हो गया, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च। कल जो प्याज था उसके रेट थे 160, आलू 120 था, टमाटर 240। जो टमाटर अभी पिछले हफ्ते 70-80 चल रहा था वो एकदम स्किप करके 240 पे आ गया। तो हमारे मोमिनीन जो है ना वो चाहते हैं कि मोमिनीन से ही मुनाफा कमा लें और ऐसे ही खास मौके पर कमा लें। धनिया की गड्डी 70 रुपए की। अच्छा मैं तो बाइकाट कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं खुद बाइकाट करता हूँ। मुझे तो ना जब टमाटर महंगे होते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे पकाना ही नहीं है टमाटर से। अच्छा हरा धनिया तो क्या हो गया, हरा धनिया के बगैर भी चीजें पक सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हम ये वाली भी एक आदत डाल लें ना, एक तो वो ये हो जाता है कि नहीं जी कसम खाने को है कि वो तो होगा तो पकेगा। अब जैसे रमजान में है कि भाई रमजान में चाट खानी है, फ्रूट चाट, पूरे साल नहीं खानी, ना खाओ। मैं तो नहीं खाती, मैं तो फ्रूट का बाइकाट कर देती हूँ। हमने खुद किया हुआ था इस साल। नहीं, मैंने कहा नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसको क्यों करें। हालांकि अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं तो भाई बाइकाट करो। अच्छा ऑल्टरनेट के ऊपर ना हम जाते नहीं है, हमने जो फिक्स चीजें की हुई हैं, बस हम पकोड़े हैं तो जी पकोड़े के बगैर लगता है रोजा अफ्तार ही नहीं होगा। ऐसे तो कुछ उसका पकोड़ा तो हमारा वो नेशनल चीज बन चुकी है ना, नेशनल अफ्तारी बन चुकी है। बट मैं कहता हूँ कि अफ्तारी में अगर हम खाना खा लेना तो ज्यादा बेटर है। मैं तो खाना ही पकाती हूँ भाई, मैं भी 2-3 साल से ये कर रहा हूँ कि खाना रेडी करके खाना पकाओ, रेडी करके रखा। अब वो कहाँ लिखा है कि आप पहले अफ्तारी करें उसके बाद आप खाना खाएं? बेसिकली बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम लिखवा के आए हैं कि अफ्तारी लाज़िम, पकोड़े चाट समोसे हमें चाहिए। और इसी तरह बहुत सारी चीज में, कुकिंग में भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि हम ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर जाते नहीं है। बिल्कुल। अगर टमाटर महंगे हैं तो जनाब टमाटर का कोई ऑल्टरनेट निकाल लीजिए, या ऐसी डिशेस भी होती हैं जो टमाटर के बगैर भी पकती हैं। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी डिशेज हैं जो दही के बगैर भी पकती हैं। अब अगर जैसे मिसाल के तौर पर बारबेक्यू ही है, फ़र्ज करें कि अगर दही आप नहीं ला सकते हैं, आपको लग रहा है महंगा है, तो क्या हम डाल सकते हैं? फिर उसको डायरेक्ट आप ऐसे मसालों से फिर लेमन जूस डालें, तो उसमें ये होगा कि उससे थोड़ा सा फ्लेवर और अमचूर पाउडर वगैरह जो आते हैं, आमचूर वो बहुत खट्टा कर देगा। अच्छा, क्योंकि पपीता भी होगा, देखें मैरिनेशन, क्योंकि देखें हर बारबेक्यू की अपनी अपनी मैरिनेशन है। अच्छा, अब बारबेक्यू में हम बात करते हैं, मेरे जहन में आया कि बीफ कबाब, सीख कबाब, गोला कबाब। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ख़वातीन का काम है मसाला लगा के देना और मर्द हज़ार का काम है उसको सेकना, तो जब वो हम सीख पे लगाते हैं तो सब नीचे गिर जाते हैं। उसकी वजह क्या, ख़वातीन को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, जिम्मेदार ये नहीं ठहराते, हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से पैकेट आता है, खोलते हैं, डाल देते हैं। अब देखिए, बीफ का जो हमने कबाब बनाना है उससे बेसिकली हमें फ़ैट चाहिए, सैचुरेटेड फैट चाहिए।
अब यहाँ पे क्या होता है, फैट को ऑयल समझ जाता है कि हाँ, ऑयल भी फैट है, बट वो फैट नहीं है, चर्बी होनी चाहिए। वो चर्बी होनी हाँ। चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अब जानवर होता है, मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि इस दफ़ा जब वो अपने घर में कुर्बानी कर रहे हैं तो वो जानवर की चर्बी निकाल के अपने रखें। असल में चर्बी का नाम आते ही ना लोग जो है ना वो वेट कॉन्शियस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड नो चर्बी प्लीज। तो बाहर जाके भी तो खा रहे हैं ना बारबेक्यू, तो वो नजर नहीं आ रहा वो ना, नज़र नहीं आ यहाँ रहा। तो आप खुद पका आप रहे देखिए हैं या आप बारबेक्यू खा के रहे हैं। अंदर अगर हम कबाब वाली कोई बारबेक्यू की बात करते हैं, सीख कबाब, गोला कबाब, तो इसमें अगर फैट नहीं है हाँ। तो वो आपके कबाब को कभी भी सॉफ्ट नहीं करेगा और कबाब आपका गिरेगा वरना। तो कीमे के साथ जो है वो थोड़ी फैट उसके साथ अच्छा, बना उसका देता रेशो है। बता देता हूँ मैं आपको, 80-20 हाँ, 80-20 रास की रेशो बात होता है। बताएं, 8 हाँ 80-20 80-20 रेशो होता है। यानी कि पाव में बताइए पाव किलो देखिए में। अगर 1 किलो आपके पास बीफ का कीमा है तो हाँ। आपके पास 200 ग्राम चर्बी होगी। 200 ग्राम चर्बी 80-20 होनी का रेशो चाहिए। होगा ना। और ये नहीं होगा कि बीफ, अच्छा मेरे पास सवाल आता है कि सर जो है वो कीमा हमने, मैं कहता हूँ कीमा बिल्कुल रूखा लेना है तो चर्बी अलग से लेनी है। सर तो चर्बी वाला कीमा ना ले लिया जाए, नहीं नहीं, नहीं नहीं। कीमा बिल्कुल रेड रूखा होना चाहिए, हाँ। बारीक मशीन का पिसा हुआ। उसके बाद उसमें आपने अलग से 200 ग्राम चर्बी ऐड करनी है। अच्छा, चर्बी ज़्यादा ऐड हो जाएगी तो कबाब हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा। अच्छा, जी, ये भी है, अगर कम हो जाएगी तो मसला है, तो गिरेगा कबाब बिल्कुल। तो अगर आपके पास 1000 ग्राम यानी 1 किलो गोश्त है 200 तो ग्राम, उसमें 200 ग्राम आपने बस जो है ज़्यादा पाव नहीं। से थोड़ा कम जो है वो आपने पाव उसमें से एक पाव 250 ग्राम का तो 50 ग्राम कम, आप 200 हाँ। ग्राम चर्बी डालें। काश लोग अपनी चर्बी डाल सकते तो बकरीद में सब पतले हो जाते 200 ग्राम तो एक एक दफा में निकल ही जाता है। ऐसा ही है। तो ये कि अच्छा। चर्बी डालें आप और उसके कबाब को आप बिल्कुल मैरिनेट करें और फिर आप उसको सीख पे लगाएं। अच्छा, सीख पे लगाने का तरीका है, सीख को गीला करें। अच्छा, सही। हमारे गीला नहीं किया जाता, बाजार में देखा होगा बारबेक्यू में उसमें एक बाल्टी रखी होती है, उसमें पानी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। टब नहीं ले, बाल्टी लें, क्योंकि बाल्टी का तरह वो डेप्थ होता है उसमें गहरा उसमें। होता हाँ, है, उसमें डिप हो जाएंगे बारबेक्यू वो। करने से पहले आप आधा पौना घंटा पहले या 1 घंटा पहले सीखों को अच्छा, डिप पहले कर से ही दें, डिप कर पहले दें। डिप कर दें। तो आपने बारबेक्यू करना, अंगीठी जलाई और कोयला आपका दहक गया, अब आपने सीख निकाली, कबाब लगाया, कबाब टूटेगा नहीं। और सेकंड ये एक और चीज़ कि बारबेक्यू खासकर कीमा अगर है तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए फ्रिज का, अच्छा, जब ही वो सीख पे चिपकेगा, अदरवाइज नहीं चिपकेगा। ये रूम कोई नहीं बताएगा। टेम्परेचर पे नहीं हो। रूम टेम्परेचर पे होगा तो वो गिरेगा, भले उसमें चर्बी हो। तो ये जो बाजार में लगाते हैं उनके पास भी ठंडा होता है। ठंडा होता है, अच्छा, उन्हें नीचे बर्फ नीचे रखा होता है ना, नीचे उन्होंने बर्फ अच्छा, लगाई भी बर्फ होती रखी है होती उसको। है। वो राज की बात बता दी आपने ये तो तो जनाब ये देखिए ज़बरदस्त टिप्स जो हैं वकास ने आज बताई हैं। हमने आपको बताया कि गोश्त की बदबू कैसे दूर की जा सकती है, कलेजी सख्त नहीं होगी, वो नरम कैसे पकेगी, उसकी बदबू कैसे दूर होगी, और इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त टिप्स जो हैं वो बारबेक्यू के हवाले से आज वकास ने हमें बताई हैं। उम्मीद है कि आज का बारबेक्यू जो है ना वो आप लोग इसी हवाले से करेंगे और टिप्स को मद्देनज़र रखेंगे तो ज़रूर आजमाइएगा इन टिप्स को। उम्मीद है कि जो है ना वो ज़बरदस्त बारबेक्यू आज बनेगा। वकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, इस वक्त के ऊपर आप वक्त निकाल के आए हो हमारे शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सामीन और हमारे नाजरीन के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं वकास को एक दफ़ा और बुलाऊंगी तो इनसे कुछ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम पूछेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात जिनको खाने पकाने से दिलचस्पी है वो यकीनन वकास को हमारे किसी और प्रोग्राम में भी देख सकेंगे और सुन सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपके साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया वकास। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।